हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जी के विद आर डी सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। मैं आपका रवि सर सीबीसी अबोहर से। आज हम एग्रीकल्चर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह है ज्योग्राफ़ी का एक टॉपिक है एग्रीकल्चर। इसमें आज आपको ओवरऑल इसके बारे में आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर हमने पढ़ना क्या है, क्योंकि पंजाब पटवारी के अंदर इसके काफ़ी क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आपके इसमें आए थे। तो इस 10 क्वेश्चन के लिए ओवरऑल आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है। तो आज आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मिलेगा। तो आज हम देखते हैं जी एग्रीकल्चर के बारे में। आइए, जो स्टूडेंट अब नए हैं एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला ये देखते हैं जी आपका एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें एक स्टोरी सी बता रखी है। इस स्टोरी को पढ़ने का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक्चुअली बात बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए जी, एक लैंग्वेज है लैटिन। लैटिन एक क्लासिकल लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 लैंग्वेज ऐसी हैं जो क्लासिकल में आती हैं और उससे ही सभी लैंग्वेज बनी हैं। तो लैटिन एक लैंग्वेज है। तो इस लैटिन लैंग्वेज से एक लैंग्वेज बनी है इंग्लिश। तो इस लैटिन लैंग्वेज के अंदर एग्री का मतलब होता है सॉइल। एग्री का मतलब होता है सॉइल। सॉइल जिसको हम मिट्टी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम इसको कल्टीवेट करते हैं। इसके अंदर खाना जो पौधे बीजे जाते हैं, जिसके कारण हमें फल फ्रूट आने वाले टाइम में एक फसल मिलती है। इसी से इन दोनों वर्ड से मिलकर ही यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने बात बता रखी है कि इसमें एक तो लैटिन का वर्ड है एग्रीकल्चर और एग्री मीन सॉइल, और ये कल्टीवेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो आप इसको एक ध्यान दें। उसके बाद अब देखते हैं जी नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़कर फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी वे से आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ ज्योग्राफिकली कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अपने पॉइंट आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंस हैं, कुछ नहीं है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। किसी चीज़ को जो चीज़ हमने मान लो कोई हमने बीजी है, वो एक रॉ मटेरियल होता है। पहले बात में जो चीज़ें हम किसी धरती से उगाई जाती हैं उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा मटेरियल बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट। तो इस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आना, इस बीच में जो प्रोसेस हुआ है इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोसेस, इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के काफ़ी तरीके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती हैं, जो पैसों से रिलेटेड हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में 3 सेक्टर होते हैं। वो 3 सेक्टरों की बात कर रहा है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि कितने सेक्टर होते हैं, तो 3 सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर में। ये तीनों सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जी, ये 3 सेक्टर कौन कौन से हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 एक्टिविटीज़ आती हैं इसके अंदर। तो ये ज़रूरी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए जी, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है। प्राइमरी एक्टिविटी में आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो चीज़ें धरती के ऊपर से आप क्या कर सकते हो, जिनको बोकर आप एक रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हो। जैसे हमने कॉटन लगाया, हमने कपास लगाई, उससे हमें कपास मिला। वीट लगाया, कनक लगाई तो हमें कनक खाने के लिए मिला। उसके बाद हमने राइस लगाया तो हमें राइस मिल गया। तो जो चीज़ें हमने जो खाने यहाँ पे बीजी हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। ये सारी एक्टिविटी जो धरती में से कोई सामान रॉ मटेरियल निकालने के लिए यूज़ होती है, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं और इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, पढ़िए क्या बोल रही है ध्यान से। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल द कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होता है किसी चीज़ से निकालना, और प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को क्या करना, उसकी प्रोडक्शन करना। तो एग्रीकल्चर ऐसा ही सब्जेक्ट है। जब हम कनक के एक छोटे से दाने को यहाँ पे बोया जाता है तो वहाँ से एक बड़ा पेड़ निकलता है और उससे हमें कनक मिलती है। तो इसी तरह से, तो देखिए इसको समझिए। उसके बाद एग्रीकल्चर फिनिशिंग गैदरिंग आर द गुड एग्जाम्पल। फिशिंग करना, जैसे मछलियों को पालना, उनकी देखभाल करना। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या चीज़ आती हैं उनको। अब देखो जी, मान लो रॉ मटेरियल है, ये तो अब खेत में पड़ा है।
अब इससे हमने क्या करना है, इसको हम इंडस्ट्री में ले जाते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या चीज़ होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किस बात की, कि एक रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज़ आती हैं, जो ये नेचुरल रिसोर्स हमने उगाए हैं इसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील, बेकिंग ब्रेड, वीविंग ऑफ द क्लॉथ, कपड़ों को सिलना, ब्रेड बनाना, स्टील को बनाना, ये सारे क्या जी आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, तो उसके बाद हमारा सेक्टर बचता है कि मान लो सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास ब्रेड बन गया, कनक लाई और हमने ब्रेड बना लिया, ब्रेड को घरों तक पहुंचाना है। तो इस सेक्टर को हम बोलते हैं, जो घरों में पहुंचाने वाले को बोलते हैं सर्विस देना। तो सर्विस सेक्टर हमारा देश में तीसरा बड़ा सेक्टर है जो हमें सर्विस देता है, ट्रेड देता है, बैंकिंग है, ये सारी सर्विसेज हैं जो हमें सर्विस दे जा रही हैं। तो ये टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। तो 3 एक्टिविटी आपको समझ आ गई होंगी कि 3 एक्टिविटी से होकर कोई भी प्रोडक्ट निकलता है, हमेशा सीधा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता। तो ये पहले रॉ मटेरियल बनता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो आई होप कि ये 3 प्रोडक्ट आपको समझ आ गए होंगे, 3 एक्टिविटी समझ आई होंगी। ये तीनों एक्टिविटी में आपको एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। और अगर आपको पूछ ले कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसमें तीनों सेक्टरों में से सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है हिंदुस्तान का, वो है जी हमारा टर्शियरी सेक्टर। सर्विस देने में हम सबसे आगे हैं, तो टर्शियरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। तो अब ये याद, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। अच्छा, एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड द ग्रोइंग द क्रॉप्स, फसलों को उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक, पशुओं को पालना, ये होता है रेयरिंग ऑफ द। अच्छा, उसके बाद देखिए 50% ऑफ द पर्सन आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे देश के 50% से ज़्यादा लोग इस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। 2/3 पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। और इसके ऊपर डिपेंड कितने लोग हैं, 66% लोग हमारे इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल। अब ये कंडीशन हमारे लिए एग्रीकल्चर कैसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो इसकी टोपोग्राफी है, उसकी जो ऊपर वाली परत है, ये हमारे काम की है, इसमें फसलें उगती हैं। तो ये इसको टोपोग्राफी बोलते हैं। इस एक तो सॉइल जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर की बनी हुई है, ये सॉइल कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग मिट्टी में आपको पता है अलग अलग फसलें होती हैं। तो इसी तरह से इस फसलों के ऊपर एक चीज़ और डिपेंड करती है, जो है क्लाइमेट। ये 2 चीज़ें एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो किसी भी फसल को डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सी फसल होने वाली है इस जगह पे। मान लो पहाड़ हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि जोना लग जाएगा। जोना मीन्स आप बोलते हैं कि धान की फसल को पंजाबी में बोल देते हैं। तो कपास नहीं लगा सकते आप, ठीक है जी, पहाड़ों में। तो वहाँ पे फल फ्रूट होते हैं। मैदान है तो वहाँ पे कपास होती है, यहाँ पे धान की फसल होती है, मक्की होती है। मरुस्थल है तो यहाँ पे ज्वार बाजरा वगैरह इस तरह की फसलें होती हैं। तो आप ये जो क्लाइमेट है और सॉइल है, ये डिपेंड करती है कि किसी फसल यहाँ पे कौन सी फसल कैसे होनी है। उसके बाद देखिए द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रो इज़ नोन एज ए अरेबल लैंड। तो आपने जो धरती जिसके ऊपर फसल बीतते हैं उसको इंग्लिश के अंदर अरेबल, उपजाऊ भूमि जिसको हम बोलते हैं कि भूमि उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, इसको हिंदी के अंदर बोल देते हैं। तो उपजाऊ भूमि को ये अरेबल यहाँ पे बोल रहा है। अब मैप आपको एक आगे दिखाएगा, तो उसमें ये बोला कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व में, जिसके हम ऊपर हमारे 7 महाद्वीप हैं और 4 हमारे महासागर हैं। तो ऐसी कौन सी, क्योंकि आपको पता है पूरी धरती के ऊपर हमारा सिर्फ 30% 29% धरती है और 71% हमारा पानी है। तो इससे 29% धरती के ऊपर कौन सी जगह पे फसलें हो सकती हैं, वो आपको ग्रीन यहाँ पे मैप में शो करेगा। उसके बाद देखिए जी, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका देश है, ये यूरोप है, और ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे आएगा अंटार्कटिका। तो आई होप कि वो समझ आ गया होगा। तो ये जो ग्रीन स्पॉट आप देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। तो इंडिया का कितना बड़ा पोर्शन है, इंडिया का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारा ग्रीन कलर में। तो इंडिया की भूमि सारी उपजाऊ है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया को एक कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। अब कुछ वर्ड जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसको देख लीजिए आप। एग्रीकल्चर का यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन प्रॉपर पूछ ले तो क्या चीज़ होती है डेफिनेशन, द साइंस ऑफ एक आर्ट। ये एक साइंस है, वो आर्ट है क्या करने का, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग द क्रॉप्स, रेयरिंग द लाइव स्टॉक एंड इज कॉल्ड अ फार्मिंग। तो फार्मिंग करना, इसको हम एग्रीकल्चर ही बोलते हैं।
तो जो किसानी करते हैं उसको वो क्या करते हैं, सॉइल की कल्टीवेशन करते हैं, उसको में क्या करते हैं, फसलों को बढ़ाते हैं, पशुओं को पालते हैं, उसकी फिर देखभाल करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है जी, देखो जी, कमर्शियल क्या चीज़ होती है, जिस चीज़ों को हम बेचते हैं। तो जो चीज़ों को बेचने के लिए हम क्या करते हैं, कमर्शियल चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को पालते भी हैं। जैसे हम सिल्क वॉर्म पालते हैं, सिल्क के जो कीड़े होते हैं, जो रेशम के कीड़े जिनको बोल देते हैं, तो हम उसको कमर्शियली पालने के लिए पालते हैं ताकि उसको बेचा जा सके, उसकी सप्लाई करने के लिए। तो उससे रिलेटेड रेशम के कीड़ों की स्टडी को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। पीसीकल्चर के बारे में क्या होता है कि जो हमारे पास देखो जी, फ़िशिंग के लिए आपको पता है कि मछलियों को पालने के लिए, मछली पालन के लिए लोन भी दिया जाता है। तो इसके लिए जो इसकी फार्मिंग होती है, डिफरेंट तरह की ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग होता है कि अलग अलग प्रकार की मछलियों को पालना। तो उसके लिए हम बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, उसके बाद उसके पॉन्ड्स बनाते हैं, उसमें मछलियाँ पालते हैं और उसकी कमर्शियल रूप से उनको बेचते हैं और पैसा इकट्ठा होता है, किसान को आमदनी होती है, उसको हम बोलते हैं पीसीकल्चर। तो स्टडी ऑफ द ब्रीडिंग फिश आप कह सकते हो पीसीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है जी, ग्रेप्स, अंगूरों की खेती को हम बोलते हैं जी कल्टीवेशन करना, विटीकल्चर ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर का होता है जी फल फ्रूटों की और सब्जियों की, और इनकी आपकी जब खेती करते हो तो उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। 5-4 वर्ड हैं, आपको ये ध्यान से लें। इसके बाद हम डिटेल में एक एक चैप्टर को देखेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है ताकि आपको एक समझ आ सके इसमें पढ़ना क्या होता है। तो उसके बाद देखिए, अब देखिए जी, फार्मिंग सिस्टम को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। देखो जी, फार्मिंग काफ़ी तरीके की फार्मिंग होती है। तो एग्रीकल्चर में जो लोग किसान जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे फार्मिंग, किसी के पास टूल नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा हाई फाई फार्मिंग कर रहा है, किसानी कर रहा है, वो ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है, किसी के पास हल, ज़मीन को जोतने के लिए हल भी नहीं है। तो इस तरह की फार्मिंग सिस्टम बहुत तरह की है। कोई पहाड़ों में फार्मिंग कर रहा है, कोई मैदानों में करता है, कोई पठारों में करता है, तो कोई तो इस रेगिस्तान में करता है। तो ये अलग अलग तरह की फार्मिंग है। तो उसके बारे में आगे ये चैप्टर में बताने वाला है हमें। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। एक सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक इनपुट होती है। इनपुट में हम क्या कर सकते हैं, बीज दे सकते हैं और उसके ऊपर फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो हम छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर केमिकल बनाकर, उसको फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए फार्मिंग, देखो जी, इनपुट में हम क्या करते हैं, इनपुट में हम मशीनें, सीड्स, केमिकल्स यूज़ करते हैं। अब ये जब हमने मान लो एक सीड्स को बोया, उसके ऊपर पहले हमने क्या किया, एक ज़मीन थी उसको बोया, हमने कल्टीवेट किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर सीड्स बोए, उसके बाद हमने उसके ऊपर मशीनरी की। तो ये चीज़ें इनपुट्स कर दी। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बीतने के बाद प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, प्लफिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं। तो ये उसके बाद हमें आउटपुट क्या निकलती है, एक क्रॉप्स निकलती है। तो इसी तरह से जब ये मैन उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है तो इसमें काफ़ी चीज़ें वो यूज़ करता है। फिज़िकली क्या चीज़ें हैं, सनशाइन से धूप मिल रही है, रेन भी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, स्लोप होती है, हमारे पास स्टोरेज भी होनी चाहिए, लेबर भी लगती है, मशीनरी भी लगती है, केमिकल्स भी लगते हैं। तो ये ट्यूबवेल वाला, ये सारी चीज़ें एक फ़िज़िकल कंडीशन में आती हैं जो हम फिज़िकली रूप से किसी फसल को देते हैं। उसको हम ह्यूमन इनपुट्स बोलते हैं, क्योंकि इंसानों के बगैर ये तो फसल हो ही नहीं सकती ना। तो उसको फिज़िकल इनपुट्स बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए जी, लेबर सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व एज द प्लफिंग। जो हम फसलों के लिए जो किसान की जो ज़मीन को जोतता है, जैसे उपजाऊ बनाता है किसानों, तो उसको हम प्लफिंग बोलते हैं। उसके बाद इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग। ये उसके बाद जो आउटपुट में हमें क्या चीज़ निकल के आती है, आउटपुट में हमारे पास एक क्रॉप आएगी, फसल आएगी, वूल आएगा, डेयरी फार्म आएगा, पोल्ट्री आएगा। उसके जो प्रोडक्ट आफ्टर फाइनल में जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बताएगा। अब ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने पहले ये समझ लीजिए, किसी बच्चों के दिमाग में ये होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी क्या चीज़ होती है। पहले इसको देख लेते हैं। फार्मिंग हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर करना, उसमें इनपुट्स यूज़ करना, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट देते हैं, तो ये प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हम आउटपुट देते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज़ होती है। जब इसमें फार्मिंग में ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी पेस्टिसाइड क्या होता है, केमिकल जो बनाकर छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, इसको ना यूज़ करके, कोई केमिकल यूज़ ना करें और
जो हमारे पास हाई यील्डिंग बीज हैं जिससे हमें काफ़ी फसलें ज़्यादा फसल मिलती है, उन बीजों को भी यूज़ ना करें, देसी बीजों को यूज़ करें। और उस पे ऊपर हम क्या करें, गोबर खाद वगैरह का यूज़ करके जो फसलों को उगाते हैं हम उसको जो फार्मिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है। तो अब फार्मिंग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए जी, फार्मिंग इज़ ए प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। आपको पता है जियोग्राफी के अकॉर्डिंग कंडीशन, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है और वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, तो इन चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे फार्मिंग की कंडीशनें सारी चेंज हो जाती हैं इन चीज़ों के कारण। तो उसके बाद देखिए जी, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, फार्मिंग को दो तरीक़ों से बांट दिया है। एक होता है सब्सटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंसिव फार्मिंग में देखिए क्या होता है, देखिए जी सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, कहते जी जिस हम टाइम पास के लिए फार्मिंग कर रहे हैं ताकि खाना खा सकें, उस चीज़ को हम सब्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इसमें पढ़ लीजिए, इसमें यही बता रखे हैं, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। एक फार्मर है, उसके पास ज़मीन का छोटा सा एक टुकड़ा है और वो सिर्फ अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, उसको हम सब्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। ट्रेडिशनल से यही होता आया है कि सिर्फ एक जो किसान है वो टाइम पास ही करता है और अपनी फसल को बेचता है, उसको भी दाम कम मिलता है उसकी फसल का, तो वो एक सिर्फ एक टाइम पास वाली बात होती है। तो उसके बाद देखिए जी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है क्योंकि उसके पास ना तो ट्रैक्टर है, ना उसके पास हाई यील्डिंग बीज हैं और खादें भी नहीं हैं, पैसा भी नहीं है, तो वो बंदा क्या किस तरह की फार्मिंग करेगा, तो वो आप ही देख सकते हैं। तो उसके पास अपने घर की लेबर को यूज़ करके कुछ आउटपुट्स निकाले ज़मीन से, तो उस तरह की फार्मिंग को हम बोलते हैं सब्सटेंसिव फार्मिंग। ये भी दो तरीके से होती है, इंटेंसिव फार्मिंग और परमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। तो सब्सटेंसिव जी फार्मिंग है वो दो तरीके से, इंटेंसिव और परमिटिव, दो भागों में डिवाइड होती है। इंटेंसिव में देखिए जी क्या चीज़ होती है, इंटेंसिव फार्मिंग में वो होता है कि फार्मर क्या करता है, एक स्मॉल प्लॉट है, स्मॉल प्लॉट के ऊपर पुरानी कंडीशनें और उसके ऊपर ज़्यादा पर्सन लगे हुए हैं, स्मॉल प्लॉट के ऊपर खेती कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा पर्सन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे जो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ के फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। द फार्मर कल्टिवेट द स्मॉल ऑफ प्लॉट, वह एक छोटे से प्लाट को यूज़ करता है, उसमें सिंपल टूल यूज़ करता है और मोर लेबर। सिंपल टूल, एक तो ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं जिसको हम छिपी बेरोज़गारी बोलते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, मोर लेबर। सिंपल टूल एक बैकवर्ड जो इसकी जो कंडीशन है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और दूसरे नंबर पे लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और क्लाइमेट इज़ लार्ज नंबर ऑफ डे विद द सनशाइन एंड फर्टाइल्स एंड परमिटिव ग्रोइंग मोर देन द वन क्रॉप्स एनुअली सेम प्लॉट। देखो जी इसमें क्या बोल रहा है कि एक ही प्लॉट के ऊपर स्मॉल जो सिंपल टूल यूज़ करके, लार्जर लेबर यूज़ करके, क्लाइमेट की कंडीशन को देखते हुए एक प्लॉट पे दो फसलें लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। जैसे राइस इज़ द मेन क्रॉप है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वीट को बीज देते हैं, कनक बीजते हैं, मैजी मक्के को बीजते हैं, दालों को बीजते हैं, ऑयल सीड, ये सारी एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे पड़ती हैं जी, ये सारी आपकी मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मानसून क्लाइमेट के हिसाब से भी वो चलता है, क्योंकि जैसे क्लाइमेट आएगा तो उसके हिसाब से धान बीजता है, कनक बीजता है, तो कपास बीजता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। तो मैक्सिमम आपको इंटेंसिव फार्मिंग भारत में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें यही फार्मिंग देखते हैं हम क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद देखिए जी, इसके पॉइंट को मैं आपको ऊपर बताऊंगा, पहले मैं प्रिमिटिव बता दूं। प्रिमिटिव में क्या होता है जी, घूमते रहना, घूम फिर कर खेती करना, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो इसमें पहली खेती आ रही है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिसाइज इन द थिकली फॉरेस्ट एरिया अमेजोन बेसिस। पहले ये देखिए जी अमेजोन है कहाँ पे, अमेजोन है जी आपका लैटिन अमेरिका के अंदर। देखो जी अमेरिका को वर्ल्ड में दो भागों में डिवाइड किया गया, ऊपर वाले अमेरिका को बोलते हैं उत्तरी अमेरिका और नीचे वाले को दक्षिणी अमेरिका। इस दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक नदी पाई जाती है, उसका नाम है अमेजोन। ठीक है जी, अमेजोन के एक दुनिया की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है और इसके पास यहाँ दूर दूर तक पानी फैल जाता है और इसकी ज़मीन इतनी फर्टाइल है, जंगल भी अमेजोन यहाँ रिवर के पार यहाँ पे जंगल भी हैं। तो इस जंगल के ज़मीन को साफ़ करके जो खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं अमेजोन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें यही लिखा हुआ है, थिकली फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम द अमेजोन बेसिन।
और ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउदर्न एशिया, ये पार्ट इंडिया के पार्ट बता रखे हैं। तो उसमें क्या होता है जी, कुछ ट्रीज़ को क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, उनको पहले गिराया जाता है, उसके बाद बर्न कर दिया जाता है। उससे जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है, उसको क्या कर देते हैं, उसी सॉइल के अंदर को मिलाकर और उसको क्या कर देते हैं, मिक्स करने के बाद उसके ऊपर क्रॉप को बीजा जाता है। जब उसमें जब तक ये फसलें दे रही उस क्रॉप को, तो उस तक तो बीजा जाता है। उसके बाद जब ये सॉइल अपना उपजाऊपन, फर्टिलिटी जो इसको बोलते हैं, ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्या कर देते हैं, वो छोड़कर किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो न्यू प्लॉट बनाते हैं। इसी तरह से अपनी खेती को शिफ्ट करते रहना, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है जी, आप समझ आ गया जी। अपनी एक जगह पे यहाँ पे आपने क्या किया, जंगल है, उसके वृक्षों को गिराया और उसको आग लगाई, उसके बाद उस राख को पानी उसके सॉइल में मिलाया और खेती कर ली उसके बाद। और जब ये इसमें फर्टिलिटी, उपजाऊपन ख़त्म हो गया, तो शिफ्ट कर लिया अपने आप को। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लाट, सेम प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो देश में इस तरह की खेती को हम बोलते हैं जी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद नोमैडिक कल्टीवेशन, देखिए जिसको स्लैश और बर्न भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया हम इसको जलाते हैं और फिर उसके बाद मिलाते हैं, तो इसको स्लैश और बर्न खेती भी बोलते हैं। इस तरह की खेती को हम, देखो जी ऊपर ये पॉइंट आप समझ आएगा, इस तरह की खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले देश हैं, जो हमारे राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये मिज़ोरम, ये सारे राज्यों में जी इस तरह की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं झूम खेती। जंगलों को साफ़ करके यहाँ पे खेती की जाती है, तो उसको झूम खेती बोलते हैं। उसके बाद ब्राज़ील के यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका, उसमें एक देश है मैक्सिको, उसमें इसको मिल्पा बोलते हैं। ब्राज़ील देश में इसको रोका बोलते हैं और मलेशिया देश में इसको लादांग बोलते हैं। आई होप कि झूम खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इतने नाम हैं, आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है जी, नोमैडिक का मतलब होता है घूमने फिरने वाले लोग। घूमने फिरने वाले लोग को ये अकेले नहीं घूमते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ पशुओं को साथ रखते हैं और घुमाते फिरते रहते हैं। इस तरह की खेती जो प्रैक्टिस की जाती है, वो हमेशा उस एरिया में की जाएगी जहाँ पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और वहाँ पे आपको डेजर्ट टाइप की ज़मीन मिलेगी, जहाँ पे मरुस्थलीय भूमि मिलेगी। वहाँ पे कई जगह पे, अब वहाँ पे पशुओं को ज़िंदा रखने के लिए जगह जगह पे घूमना पड़ता है। उस तरह की लाइफ कंडीशन को हम नोमैडिक लाइफ भी बोलते हैं। तो इस तरह की खेती को हम नोमैडिक खेती ही बोलेंगे। तो ये क्या जी, प्रैक्टिस इन दिस सेमी एरिड। सेमी एरिड क्या होता है, मरुस्थलीय भूमि में जो खेती की जाती है, इस तरह के रीजन में की जाती है। इसको जैसे सहारा मरुस्थल है, सेंट्रल एशिया के अंदर है मरुस्थल है, जहाँ पे इसको अरेबियन मरुस्थल बोलते हैं, अरब सागर का मरुस्थल बोलते हैं। इंडिया के अंदर थार मरुस्थल है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इस तरह की फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे प्लेस टू प्लेस लोग घूमते रहते हैं एनिमल को लेकर, और यहाँ पे क्या हैं, कोई रूट नहीं होता, वाटर डिफाइन। ये इस तरह की खेती को हम क्या बोलते हैं जी, नोमैडिक खेती बोलते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, ये मिल्क, ये जो लोग होते हैं, ये हमें अपने पशुओं से मिल्क देते हैं, मीट मिलता है, वूल, हाइड्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं पशुओं से। ठीक है जी, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अब देखिए जी, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जिसको हम, अब ये तो मैंने पिछली वाली बताई थी जो आपको, वो थी ट्रेडिशनल, सिर्फ टाइम पास करने के लिए। पर कुछ फसलें ऐसी हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बेचने के लिए भी बीजते हैं। तो बेचने और सेल करने के लिए जो फसलें के बीजी जाती हैं, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग, दे आर क्रॉप्स आर ग्रो एनिमल्स, जिनको पाला जाता है ताकि मार्केट में इनको सेल किया जा सके। उसके बाद उस अमाउंट को, हमें जो कैपिटल है उसको यूज़ करके हम लार्ज एरिया में खेती करें, उसमें मशीन्स, कमर्शियल इंक्लूडेड सभी तरह की चीज़ों को हम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को उगाएं, ताकि हद से ज़्यादा फसल हो जाए। नई नई कंडीशन, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें और इसमें हमारे पास भरपूर मात्रा में फसल हो और उसको हम सरप्लस फसल को बेचकर हम मुनाफा कमाएं, और इस तरह की खेती को हम कमर्शियल खेती बोलते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इस खेती के अंदर हम देखते हैं जी, इस खेती में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लैंड इज़ यूज ग्रोइंग फॉर द फूड और फॉडर क्रॉप्स और रिमेनिंग लाइफ। देखो जी, एक तरफ फसल भी बीजते हैं हम, एक तो फसल बीजते हैं, 2 फसलें एक साल में लेते हैं, और जब एक फसल दूसरी फसल में, जैसे देखो एक फसल ये बीजी है, 6 महीने लगते हैं, 4 महीने, उसके बाद 2 महीने का जब गैप मिलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉडर फसलें, जो हमें चारे के लिए फसल उगाई जाती है उसको फॉडर फसल बोलते हैं, उसको भी उगाते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम, ये फॉडर फसलें किसान में जो कि दूध के लिए जो पशु पाले हुए हैं, इनको देने के लिए यूज़ किया जाता है फॉडर फसलें। तो इसमें हम ज्वार, मक्की, बाजरा, ये वगैरह इस तरह की फसलें यूज़ करते हैं, जिसको हम पशुओं को खिलाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए जी,
अब प्लांटेशन होती है। प्लांटेशन क्या होती है जी? प्लांटेशन भी क्या होता है जी? ये जो दिस टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है, एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉप जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशियो, रबड़, बनाना, कॉटन, इस तरह की फसलों को उगाना लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर का यूज़ करके, कैपिटल जो यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो इस तरह की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, और इसको क्या करते हैं, एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं जिससे हम क्या करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेच सकें। जैसे हमारे पास टी है, बहुत ज़्यादा इंडिया में होती है, तो इसको हम फ़ॉरेन में बेचते हैं। जैसे आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? अगर आपको राज्य पूछे तो आएगा असम, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको सिटी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे होती है, तो है दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग कहाँ पे है जी? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन करने वाली सिटी है ये। उसके बाद कॉफ़ी पूछ ले, फिर आएगा कर्नाटका। कॉफ़ी पूछे तो कर्नाटका। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपने। इसके ऊपर 3